नमस्कार। चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम क्या कर रहे थे? शुद्धिकरण। इसमें हम पदार्थों का शुद्धिकरण कर रहे थे और उस शुद्धिकरण में ठोस एवं तरल मिश्रण का पृथक्करण पढ़ रहे हैं हम। ठोस एवं तरल के मिश्रण का पृथक्करण, ये पॉइंट हमारा चल रहा था। इसमें हमने पहला देख लिया था छानना। ठीक है, पहला हमने देखा था हम पृथक्करण करने का पहला तरीका छानना और छानकर। तरीका क्या था? छान कर। ठीक है, फिल्ट्रेशन। यहां उदाहरण मैंने बताया था कि चाय से चाय की पत्ती को पृथक करना या मिट्टी और पानी के मिश्रण में से मिट्टी को पृथक करना छान कर के अंदर आएगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो तरीका है वो हो गया छानने का। हम छान करके और अलग कर सकते हैं मिश्रण को। हम ठोस और तरल, ठीक है, मान लो पानी के अंदर मिट्टी घुली हुई है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? फिल्टर पेपर से छान लेंगे आराम से और छान करके उसको पृथक करेंगे। छानेंगे कैसे वो एक देख लीजिए आप, तरीका पहले ध्यान से समझ लीजिए। मैंने क्या किया, एक बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर में क्या करेंगे हम? एक कीप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कीप। ठीक है, बीकर में कीप लगाएंगे। पहले मैं कीप बनाऊंगा जिससे कि ये हमारा बीकर और कीप का आकार आनुपातिक रूप से बने। यहां पर आप एक बीकर रख दीजिए। ये मैंने बीकर रख दिया। ये तो है बीकर और ये है कीप। ठीक है, अब इस कीप में हम लगाएंगे एक फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर राउंड फिल्टर पेपर है हमारे पास। फिल्टर पेपर से हम फिल्टर पेपर को कीप में कैसे लगाते हैं? राउंड फिल्टर पेपर है, गोल फिल्टर पेपर। तो पहले तो आप इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसको कीप में कैसे लगाते हैं वो देखो आप। पहले तो मैंने इसको बीच में से यहां से इस तरह से फोल्ड कर दिया। हो गया एक फोल्ड। ठीक है, यहां से फर्स्ट फोल्ड। अब इसको यहां से सेकंड फोल्ड। सेकंड फोल्ड कैसे होगा इसका? इस तरह से। ये देखिए, अब मैंने इसको ये दूसरा फोल्ड इसमें दे दिया है। यहां से फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड। अब आप इसको ओपन कर देंगे। क्या करेंगे? ओपन। जब आप इसको यहां से बीच में से ओपन करेंगे तो ये इस तरह की शेप में आ जाएगा। इस तरह की शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप जो होगा आपका, उसमें ऐसा फनल में रखने के लिए आपको ये फिल्टर पेपर इस तरह से बन जाएगा। ये रख दिया गया यहां पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहां पर लगाएंगे एक स्केल इस तरह से। ठीक है ना, थोड़ा सा टिल्ड स्केल लगाएंगे और यहां से दूसरे बीकर से हम क्या करेंगे? मिश्रण को इस पर डालेंगे। हम यहां ध्यान रखेंगे कि ये मिश्रण डायरेक्ट इसमें ना जाना चाहिए। डायरेक्ट जो यहां पर फिल्टर पेपर लगाया हुआ है ना, उस पर नहीं गिरना चाहिए। उस पर गिरेगा तो हमारा फिल्टर पेपर फटने के चांस रहेंगे। वो फट जाएगा, उसमें प्रेशर पड़ेगा तो फट जाएगा। और पानी है ही। और इस तरह से आप इस पर स्केल पर डालेंगे यहां से, या फिर ग्लास की रॉड ले लें, उस पर आप डालेंगे तो धीरे धीरे यहां पर आएगा और यहां से फिर ये छनके और नीचे इस बीकर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन में ये हमें कुछ सावधानी रहेगी। हम जो गोल फिल्टर पेपर है उससे किस तरह से हम, ज्यादातर आपको प्रयोगशाला में
राउंड शेप ही मिलेगा, शीट या रेक्टेंगुलर ये बहुत कम मिलेगा आपको। अगर रेक्टेंगुलर भी है तब भी आप इसको इस तरह से फोल्ड करके और वहां पर आप इसका क्या बना सकते हैं, इसको फिल्टर करने के लिए कीप में लगाने की शेप में डाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिल्ट्रेशन में ये बात हमें ध्यान रखने की होती है कि इसमें डायरेक्ट नहीं डालते हैं, साइड में एक ग्लास रॉड या स्केल लगा देते हैं, उस स्केल पे इसको डाला जाता है जिससे कि वो वहां से छन करके नीचे आ जाए और हमारे जो उपकरण है उसको हानि भी ना पहुंचे। ठीक है, तो ये है छान कर। अब दूसरा हमारा तरीका किस किस को करते हैं, हमने पढ़ा था चौक और पानी का मिश्रण हो। ठीक है, और क्या हो सकता है, चाय वाला हमने पढ़ाई था, फिर मिट्टी और पानी का मिश्रण हो सकता। अब देखिए पेयजल की सप्लाई, पेयजल की जो सप्लाई की जाती है उस पेयजल की सप्लाई में क्या करते हैं कि रिजर्वियर होता है। ठीक है, मतलब जल का संग्रह होता है, जैसे तालाब में हो रहा है या नदी में हो रहा है, ठीक है ना, तो या झील में हो रहा है, वहां वो जल का संग्रह होता है, या कोई बांध हो सकता है। जल के संग्रह से शहर की ओर, आबादी की ओर पेयजल की सप्लाई की जाती है। जल के संग्रह से आबादी की ओर पेयजल की सप्लाई की जाती है, तो उसके अलग 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 स्टेप होते हैं। ठीक है, वो पानी सीधा ही वहां से आबादी को नहीं दिया जाता। जैसे मान लो पानी सीधा संग्रहालय से उठाया, जहां पानी संग्रह हो रहा है, जैसे बांध है, तो बांध से पानी उठाया और सीधा उसको लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो पानी में क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी, और अशुद्धियां होंगी तो लोगों के स्वास्थ्य पर उसका हानिकारक प्रभाव होगा। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या करते हैं कि उस पानी का फिल्ट्रेशन करते हैं। तो फिल्ट्रेशन कितने स्टेप में होता है वो देखिए। अब आप उसमें भी पानी बार बार छनता है, साफ होता है। ठीक है, फिर उसमें क्लोरीनेशन किया जाता है। तो अगला पॉइंट है पेयजल की सप्लाई। ठीक है, पेयजल की सप्लाई में सबसे पहले होता है जल का भंडार, जहां जल स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब जल का भंडार क्या हो सकता है, ये तालाब हो सकता है, पीने योग्य जल ना, बांध हो सकता है, या फिर कोई पेयजल की झील हो सकती है। तो नंबर 1 पर है जल का भंडार, जल का स्टोर है यहां पर तालाब या बांध में। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा लिखूंगा आपको जिससे क्लियर दिख जाए। या फिर कोई झील है या बांध है। ठीक है, अब जल के भंडार के बाद दूसरा स्टेप यहां पर बनाया जाता है तलहट टैंक। यहां से पानी ले लिया, पानी लेने के बाद इधर बनाया जाता है फिर एक तलहट टैंक बनाया जाता है। एक सेकंड नंबर पर आता है तलहट टैंक। ये क्या करता है, भारी अशुद्धियों को नीचे बैठाने का काम करता है। यहां पर पानी स्टोर होता रहता है, शांत पानी रहता है बिल्कुल, जिससे क्या होता है कि जो भारी वस्तुएं हैं, भारी अशुद्धियां हैं, वो नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, भारी अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। भारी अशुद्धियां होती हैं वो नीचे, यहां तलहट टैंक में नीचे बैठ जाती है। अब आप इसको बनाते रहें स्टेप बाय स्टेप।
भारी अशुद्धियां कैसी होंगी? ठोस पदार्थ, कोई कंकड़ वंकड़ वगैरह है या कोई और इस तरह की भारी अशुद्धि है, वो नीचे बैठ जाएगी इसमें। इसके बाद लगाया जाता है भार टैंक। यहां पर बनाया जाता है एक भार टैंक। ये भार टैंक क्या करता है? ये निलंबित अशुद्धियों को उसमें से पृथक करता है या फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिखें आप जल का भंडार, तलहट टैंक, फिर भार टैंक। निलंबित अशुद्धियों को हटाने हेतु अशुद्धियों को हटाने हेतु, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? फिटकरी का उपयोग। बना लें आप भार टैंक, जल का भंडार, तलहट टैंक, भार टैंक। अब क्या करते हैं? इस भार टैंक में से जल को पास करते हैं। एक इस तरह का एक स्तंभ होता है, उस स्तंभ में यहां से तो आ जाता है पानी, यहां ऊपर तो रहता है पानी, फिर रहती है यहां पर इस भाग में बालू, बारीक बालू, बहुत पतली मिट्टी। ठीक है, फिर रहते हैं इसमें छोटे कंकड़, और फिर रहते हैं बड़े कंकड़। एक इस तरह का टैंक बनाया जाता है जिसमें ऊपर पानी को रखा जाता है और नीचे इस तरह से बारीक बालू, छोटे कंकड़ और फिर बड़े कंकड़। अब क्या होगा? पानी यहां से छन के आएगा, छानने की क्रिया यहां पर संपन्न होगी। ठीक है, तो अगला हमारा स्टेप रहेगा ये इस तरह का एक कॉलम। अब यहां से पानी को निकाल लिया जाता है। पानी निकालने के बाद यहां पर एक क्लोरीनेशन टैंक होता है जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। अब कौन सा टैंक होगा? क्लोरीनेशन टैंक। टैंक है, ये बैक्टीरिया नष्ट करेगा। बैक्टीरिया को नष्ट करने हेतु यहां पर लगाया जाएगा एक क्लोरीनेशन टैंक। ठीक है, फिर एक पंपिंग स्टेशन बना दिया जाएगा। अब सिंपल काम हो गया, यहां पर बना दिया पंपिंग स्टेशन। ये पंपिंग स्टेशन क्या करेगा? उस पानी को टंकी में, टैंक में चढ़ा देगा। यहां से एक ऊंची टंकी बना दी जाएगी और इस टंकी से अब इसको घरों में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो जो पानी आपके पीने की लाइन में आता है वो आप ये ना समझे कि सीधा तालाब से उठाया और हमें भेज दिया या बांध से उठाया और हमें भेज दिया, ऐसा नहीं है। उसको देखो कितने स्टेप में यहां पर उसको क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अब आप समझ ले एक एक को बहुत ध्यान से, प्रश्न बनता है इससे। सबसे पहले जल का भंडार है, यहां पर रिजर्वियर है, यहां से पानी को हमने क्या किया? एक तलहट टैंक बनाया, उस तलहट टैंक में पानी को हमने इकट्ठा कर लिया। अब क्या होगा? यहां नीचे भारी अशुद्धियां जो होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी और फिर हम यहां से पानी को आगे ले जाएंगे भार टैंक में। इस भार टैंक को हम क्या करेंगे?
यहां पर फिटकरी का उपयोग करेंगे। अब देखो क्या होगा कि जो घुली हुई अशुद्धियां हैं, जो मिश्रित अशुद्धियां हैं, वो तो यहां पर खत्म हट जाएंगी, लेकिन जो निलंबित अशुद्धियां, जो सस्पेंसेड और उसमें अशुद्धियां रह गई हैं, वो नहीं हट पाएंगी। तो उनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर भार टैंक बनाएंगे। इस भार टैंक में फिटकरी का उपयोग किया जाएगा। जब से फिटकरी मिलाएंगे तो फिटकरी के साथ साथ अशुद्धियां कहां जाएंगी, यहां पर नीचे आ जाएंगी। अब यहां से पानी को फिर इस तरह से ऊपर की तरफ डालेंगे, जिसमें क्या है, यहां तो पानी रहेगा ऊपर। अब यहां जब पानी रहेगा तो क्या होगा, नीचे बारीक बालू है, फिर छोटे कंकड़ है और फिर बड़े कंकड़ है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से पानी धीरे धीरे छन छन के कहां जाएगा, और नीचे आते आते वो कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब उसमें कुछ बैक्टीरिया बचे होंगे, उन बैक्टीरियाओं को दूर करने के लिए उसका क्लोरीनीकरण कराएंगे। क्लोरीनीकरण में क्या होगा कि उस पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे। दोनों तरीके से क्लोरीनेशन होता है, ठीक है। अब यहां क्लोरीनेशन हो रहा है, इस क्लोरीनेशन में काम क्या है, बैक्टीरिया को नष्ट करना है। अब पानी यहां पर आते शुद्ध हो चुका है, बिल्कुल पीने के योग्य वो बन चुका है। फिर उसको पंपिंग स्टेशन के द्वारा पंप करके टंकी में भर दिया जाएगा और वहां से नलों के द्वारा आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। ये है पेयजल की सप्लाई की पूरी चेन। समझ ले, आप इसको बना लें जल्दी से। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन। दूसरा तरीका है ठोस और तरल के मिश्रण को पृथक करने का, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या आपने पहले नाम सुना है इसका कभी, अपकेंद्रण। नंबर 2, अगर आपने दूध वाले के यहां देखा हो तो वो क्या करते हैं, एक मशीन होती है और उस मशीन में सेंट्री जब आप दूध वाले के पास जाते हो, जो दूध लेता है डेयरी वाला, तो वो क्या करता है कि उस आपके दूध का एक सैंपल लेता है, उस सैंपल को टेस्ट ट्यूब में, उसके पास एक ट्यूब होती है, उसमें डालता है, उसमें डाल करके फिर एक मशीन में उसको रख देता है और उसको तेज तेज घुमाता है, या तो हाथ से घुमाए या फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी से उसको घुमाए या बिजली से उसको घुमाए, वो उसको तेज तेज घुमाता है। तो वो घुमाना क्या है, उस घुमाने से वो क्या बताता है, फिर उसके बाद आपके दूध की कीमत बताता है, वो फैट बताता है कि इसमें इतनी फैट है, इसके इतने पैसे में दूंगा पर लीटर, ऐसे बताता है ना आपको। तो वो क्या है, वो तरीका क्या है, उसके बारे में आप सोचिए। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा तरीका है, अगला प्रोसेस है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा कि इसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें ठोस के कण, इसमें जो ठोस के कण है ना वो इतने छोटे हों कि उन्हें छान करके अलग ना किया जा सके। ठोस के कणों को अगर हम छान के अलग ना कर सके तो फिर ये अपकेंद्रण का तरीका काम में लिया जाता है। ठीक है, ऐसा मिश्रण लिखे आप, ऐसा मिश्रण जिसमें मौजूद ठोस के कण, जिसमें मौजूद ठोस के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें फिल्टर पेपर से छान के पृथक ना किया जा सके। इतने छोटे होते हैं उन्हें छान कर अलग ना किया जा सके तो अपकेंद्रण द्वारा पृथक्करण किया जाता है। अपकेंद्रण द्वारा पृथक्करण किया जाता है। इसमें करते क्या है, अपकेंद्रण में मिश्रण को क्या करेंगे, अपकेंद्रण में मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है। घुमाया जाता है जिससे ठोस के कण नीचे बैठ जाते हैं व तरल के कण ऊपर रह जाते हैं। हो गया अलग, ठोस अलग हो गया और तरल उसमें से अलग हो चुका है। आया समझ में? अपकेंद्रण करते क्या है, देखिए मैं डिटेल बताता हूं आपको। यहां एक इस तरह से उपकरण होता है, ये एक राउंड शेप उपकरण, फिर उदाहरण बता दूंगा मैं आपको। क्या होता है, एक इस तरह से राउंड राउंड और यहां पर ये, ठीक है। अब करते हैं क्या इसमें, जैसे मुझे
अपकेंद्रण क्रिया करानी है, तो यहां पर उस मिश्रण को भर देंगे। भर दिया मिश्रण चारों में। भर दिया। यहां से ये कील के थे फिक्स है। अब इसको तेजी से घुमाते हैं। अब आप कल्पना करते रहे कि ये घूम रहा है बहुत तेज तेज। मैंने इसमें हैंडल लगाया, यहां पर इसमें हैंडल लगा हुआ है और ये हमारा हाथ से घुमाने का यंत्र है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें। अगर बिजली का होता तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मैंने हैंडल पकड़ा और इसको मैं तेज तेज घुमा रहा हूं, घुमाता गया घुमाता गया घुमाता गया। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो क्या होगा, यहां नीचे ठोस के कण बैठ जाएंगे। होगा क्या, देखो जब तेज तेज गति होगी ना तो गति के नियम अप्लाई होंगे इस पे। गति के नियम अप्लाई होंगे। कौन सा नियम, प्रथम नियम। जो गतिशील है वो गतिशील, जो स्थिर है वो स्थिर। क्या होगा, जब तेजी गति होगी तो ठोस कणों पर इधर की तरफ बल लगेगा, ठीक है ना, अपकेंद्रीय बल लगेगा उस पर। उस अपकेंद्रीय बल के कारण वो ठोस का कण नीचे की ओर गति करेगा तेजी से। जब वो गति करेगा तो यहां इसकी दीवार पर आकर के वो अटक जाएगा। तो यहां पर ठोस इकट्ठे हो जाएगा, पूरा का पूरा ठोस यहां इकट्ठा हो गया, ऐसे ही यहां पर इकट्ठा हो गया और यहां पर इकट्ठा हो गया। इन चारों में नीचे ठोस इकट्ठा हो गया और ऊपर क्या रह गया, तरल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको यहां से हटाएंगे और हटा करके उसमें से ठोस को अलग कर लेंगे और तरल को पृथक कर लिया जाएगा। तो इस तरह से अपकेंद्रण का ये उपकरण है। इसमें ठोस को और उस द्रव को अलग कर लिया जाता है। उपयोग समझिए इसके उदाहरण, कहां कहां इसका उपयोग होता है अपकेंद्रण का। तो मैं ले रहा हूं उदाहरण। तो पहला उदाहरण है जो कि आपको बहुत ही पॉपुलर उदाहरण है वो, कि दूध से क्रीम को पृथक करना। जो दूध होता है ना उसमें से क्रीम को पृथक कर लिया जाता है। देखते होंगे आप, दूध बेचने वाले डेयरी वाले करते क्या है, दूध लिया उत्पादक से, उस दूध में से मशीन में डाला, मशीन में डालते उसमें से क्रीम अलग और दूध अलग। दूध को अलग बेच देते हैं, क्रीम को अलग बेच देते हैं। तो डबल फायदा है। ठीक है, उदाहरण देखिए, दूध से क्रीम को पृथक करना। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, प्रयोगशाला में रक्त एवं प्रयोगशाला में रक्त एवं यूरिन की जांच करने में, वहां करते क्या है, रक्त में जो रक्त कणिकाएं होती है उन रक्त कणिकाओं को इससे सेपरेट कर सकते हैं। और नंबर 3, कपड़े धोने की मशीन में कपड़ों को सुखाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कर ले आप नोट। इस तरह से यहां पर अगला हमारा प्रोसेस होगा अब बाष्पीकरण का। अब क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट बाष्पीकरण। बाष्पीकरण आप सभी देखते रहे इसको भी। बाष्पीकरण के बारे में आप सभी बहुत कुछ जानते हैं। आप अगर पानी एक कटोरे में पानी भर के आप अपने कमरे में रख दीजिए, कुछ दिन बाद वो पानी गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्या हुआ, उसका बाष्पीकरण हुआ। बाष्पीकरण होता क्या है कि जो सतही कण होते हैं ना, वो सतही कण ऊष्मा ग्रहण करते हैं और ऊष्मा ग्रहण करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तरल के सतह के कण ऊष्मा ग्रहण करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, बाष्पीकरण। तो नंबर 3 है हमारा बाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। बाष्पीकरण में तरल का बाष्पीकरण करवा दिया जाता है ऊष्मा देकर के। नंबर 3 बाष्पीकरण।
लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वो एक उसमें जो तरल है मिश्रण में, वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो उसका वाष्पीकरण होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब कब होगा, जब ठोस पदार्थ जल या अन्य तरल में घुला होता है तो उसका पृथक्करण वाष्पीकरण द्वारा किया जाता है। तो उसका पृथक्करण वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। अब केंद्र समझ में आपके आ ही गया। उदाहरण, खारे पानी से नमक का निर्माण। ठीक है, अगर थ्योरी की बात करी जाए तो यहां सिद्धांत क्या लगेगा, तरल आसानी से वाष्पीकृत होता है जबकि ठोस नहीं, ठोस वाष्पीकृत नहीं होता है, तरल वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण की बात की जाए, जल एवं नमक के विलयन से नमक पृथक करना। जल और नमक के विलयन से नमक का पृथक्करण, नमक को सेपरेट करना वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। यह वाष्पीकरण का उदाहरण है। और भी उदाहरण हो सकते हैं, आप चीनी को भी पृथक कर लो यहां से। ठीक है, अगर और भी कोई ऐसा पदार्थ है ठोस जो ऐसे तरल में घुला हुआ जो आसानी से वाष्पीकृत होता है, उसमें भी आप क्या करें, वाष्पीकरण करा लें, तो उस ठोस को आप उससे पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ कुछ प्रोसेस हमारे ठोस तरल के मिश्रण के रह गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी हैं इसमें, जैसे क्रिस्टलीकरण, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्रिस्टलीकरण कैसे किया जाता है, क्रिस्टलीकरण के क्या क्या लाभ है, क्यों आसानी से क्यों क्रिस्टलीकरण वाष्पीकरण से अच्छा है, क्रिस्टलीकरण जो तरीका है वो वाष्पीकरण तरीके से अच्छा होता है, उसका क्या कारण है, और क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं, और चैप्टर के अगले पार्ट नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।